मैं कह रहा हूँ हमारे वरिष्ठ नेता जो मंत्री बने हमारे सरकार में 2004 में खुद कह रहे थे यार 70 सीटें मिलेंगी, 60 सीटें मिलेंगी, 65 सीटें मिलेंगी। सबसे ऊंचा नंबर हमारे लिए 80 था। पर मई 2004 में क्या हुआ? मई 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। हमने कभी नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा है, हालांकि कई नेता हैं जो कहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर औपचारिक तौर से मैंने कभी ये नहीं कहा है। औपचारिक तौर से इंडिया गठबंधन ने कभी नहीं कहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने यही कहा है कि वीवीपैट मैचिंग होना जरूरी है। मैं अमेठी में था, मैं रायबरेली में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। मैं कई लोगों से मिला, छोटे किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों से मिला, और सभी ने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, 2024 में अब राहुल भैया को लाइए वापस। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में मेरे आज मेहमान हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के जो कम्युनिकेशन विभाग है उसके महासचिव है, राज्यसभा के सांसद है और इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कई महत्वपूर्ण विभाग वो देख चुके हैं। तो जयराम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में साक्षात्कार में। नमस्कार। तो चुनाव अब शुरू ही हो रहे हैं परसों से। तो आज राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को 180 सीटें आएंगी या 150 सीटें आएंगी, लेकिन जो ओपिनियन पोल, और ये मतलब मैं एक ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ओपिनियन पोल उससे दुगने आंकड़े बीजेपी को दे रहे हैं और कांग्रेस को तो मतलब पिछली बार की स्थिति में ही लगभग दिखा रहे हैं। तो ये बात आप कहाँ से? मैं ज़्यादा पोल पर विश्वास नहीं रखता हूँ। ये ओपिनियन ज़्यादा है, पोल कम है। ये जो पहले से ही लोग मन बना के रख दिया है कि हम ये नतीजा दिखाएंगे ओपिनियन पोल से, वही आता है। पर मैं ये कहूँगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्यवाणी नहीं कहूँगा, कितने सीटें आंकड़े के खेल में नहीं पढ़ूंगा, पर मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया गठबंधन जो जनबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसको स्पष्ट और निर्णायक बहुमत ज़रूर मिलेगा, जनादेश हमें मिलेगा। और मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने कई राज्यों का मैंने दौरा किया है और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर है। यहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ जो प्राथमिकताएं हैं, जनता की जो बातें हैं अलग हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं उत्तर पूर्वी राज्यों से आया हूँ जहाँ हमारी कोई सरकार नहीं है, पर ज़मीनी स्तर पर जो अंडर करंट मुझे महसूस हुआ युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, श्रमिकों से, वो कांग्रेस के पक्ष में है। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हम राहुल जी ने निकाला था मणिपुर से लेकर मुंबई तक 63 दिन का 6000 किलोमीटर, वहाँ भी यही हमको फीडबैक मिल रहा था। जनता की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि ठीक है। मिसाल के तौर से मैं आपको कहता हूँ, अमेठी में हम थे। अमेठी में कई लोग मुझसे आके मिले, व्यापारी, छोटे छोटे किसान, युवा, महिलाएं, स्टूडेंट। उन्होंने कहा सर 2019 में तो आपको हमने वोट नहीं दिया, पर हमसे गलती हो गई। इस बार राहुल भैया जी को वापस लाइएगा अमेठी से, हम उनको उन्हीं को वोट देंगे। एक छोटा सा मिसाल है। तो स्पष्ट जनादेश हमें जरूर मिले। नहीं, पर ये जो आप बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग है, तो जयराम, हमने अब तक जो देखा है कि विधानसभा चुनाव में तो बल्कि जो बीजेपी को एक तरह से डिसएडवांटेज होता है क्योंकि मोदी चेहरा नहीं है, और राष्ट्रीय चुनाव में तो मोदी एक चेहरा है और उनके सामने राहुल गांधी। तो जो अब तक देखा है कि उसमें एक मोदी को एडवांटेज मिल रहा है। तो ये आप कहाँ से कह रहे हैं कि लोकसभा में? मैं 2003 की बात कहता हूँ। 2003 में दिसंबर के महीने में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारा सफाया हो गया। बुरी तरीके से हारे हम, न केवल हारे, बुरी तरीके से हारे। इंडिया शाइनिंग था। हमारे कहा जाता था कि हमारे देश के राजनीति में एक भीष्म पितामह है अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्रधानमंत्री थे। इंडिया शाइनिंग था। प्रमोद महाजन, बहुत संसाधन थे उनके साथ। पर मई 2004 में क्या हुआ? मई 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। तो मैं उस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2009 में तो हम सत्ता में थे, तो हम जीते, बहुमत ज़्यादा हो। पर 2004 का मिसाल जो है, मैं उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि
वहाँ भी यही था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया ये हो रहा है, इंडिया वो हो रहा है। मुझे याद है कांग्रेस की एक नेता ने मुंबई में मुझे मिले थे 2004 में, तब उन्होंने मतलब जो प्राइवेटली बात की थी, उन्होंने कहा कि अब हम 2004 में तो जीतेंगे नहीं, 2009 की तैयारी करते हैं। मतलब अरे मैं कह रहा हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता जो मंत्री बने हमारे सरकार में 2004 में, खुद कह रहे थे यार 70 सीटें मिलेंगी, 60 सीटें मिलेंगी, 65 सीटें मिलेंगी, 80, सबसे ऊंचा नंबर हमारे लिए 80 था। पर किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि सोनिया जी ने विश्वास था कि अगर हम सही गठबंधन करें, सही तरीके से प्रचार करें, और एक दो लोग, अहमद पटेल थे, हमारे बीच में नहीं है, पर अहमद पटेल थे और 3-4 लोग ऐसे थे, पर ज़्यादातर तो जो जाने माने नाम थे हमारे पार्टी के, सब लोगों ने कहा कि 2004 कोई उम्मीद नहीं है, हाँ 2009 के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे। मैं कहता हूँ इस बार गठबंधन हुआ है, सीट शेयरिंग हुआ है, प्रचार आक्रामक ढंग से हम कर रहे हैं, आत्मविश्वास है, मनोबल गिरा नहीं है, तो निर्णायक स्पष्ट बहुमत इंडिया जनबंधन को मिलेगा। जैसे कहते गंगा जी में 20 साल में 2004-2024 नहीं है, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसके बाद में जो अपना वेलफेयर पर काम किया है, तो जो कि 2004 में शायद उनका ध्यान उस तरफ नहीं था, तो वो भी तो बात है ना कि 24। बीजेपी के खुद सांसद कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं है। मोदी, बीजेपी के सांसद ही कह रहे हैं, बीजेपी के सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, नाराजगी जताई जा रही है। तो देखिए, मुद्दा जो जनता की जो चिंता है, आज किसानों की चिंता है, युवाओं की चिंता है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं को लेकर, एक सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति जो अपनाई है बीजेपी ने, उसका एक नतीजा, एक भय का वातावरण फैला हुआ है, संविधान खतरे में, ये सब ज़मीनी मुद्दे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, खास तौर से गृह मंत्री, हमेशा इन मुद्दों से ध्यान हटाने की खूब प्रयास करते रहते हैं। पर मेरा जो अनुभव रहा है, मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 145 दिन, 4000 किलोमीटर, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी था 6000 किलोमीटर, मणिपुर से महाराष्ट्र। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने सुना, हम जो हमने सुना लोगों से, समाज के अलग अलग वर्गों से, वो बिल्कुल विपरीत था। जो सरकार दावा करती है, वो बिल्कुल विपरीत था। ज़मीनी स्तर पर हकीकत तो बिल्कुल अलग था। नहीं, तो जो आप बात कह रहे हैं, आपने कहा कि मैं ओपिनियन पोल में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन अगर आपने भी देखा होगा, CSDS लोक नीति ने पिछले हफ्ते एक पोल किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि करीब 50% लोग जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, और इसमें इजाफा हुआ है 2019 के मुकाबले, भारी डबल डिजिट का इजाफा हुआ है। और जो प्रचार में मुद्दे रहते हैं, राम मंदिर या हिंदुत्व, ये 10% ही लोगों की चिंता है। लेकिन जो अखबारों में भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी हाल में, या और भी लोग कह रहे हैं कि ये अगर ये मुद्दे हैं तो कांग्रेस इसको वोट में तब्दील नहीं कर पा रही, और यही बात जो है CSDS के भी पोल में आई थी कि लोगों का गुस्सा था लेकिन वोट शेयर नहीं मिल रहा है। मेरा ये अनुभव रहा है, आखिरी 2 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिन जो होते हैं ना, परसों के चुनाव के लिए, 17-18, आज और कल। ये पहले जो कुछ भी कहें, जो कुछ सर्वे जाएगा, आप कहेंगे आप किसको वोट देंगे, किस पार्टी को समर्थन देंगे, इसका कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल, मैं कहता हूँ। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ये ओपिनियन पोल में, वो हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्पॉन्सर्ड पोल होते हैं। नहीं, पर ये जो मैं कह रहा हूँ कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे हैं, तो वो अगर मुद्दे सामने आ रहे हैं पोल में, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं उसी को, तो हमारा जो सारा अभियान है, हमारा जो प्रचार का कैंपेन है, पहले कैंपेन था मेरे विकास का 2 हिसाब, अभी कैंपेन है हाथ बदलेगा हालात। कौन से मुद्दे हम उठा रहे हैं, अगर आप देखेंगे डिजिटल में, प्रिंट में, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक में, और जो हमारे नेताओं के भाषणों में, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, जो हमारे स्टार कैंपेनर हैं, वो यही तो मुद्दे उठा रहे हैं। ये बात सही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस संगठन क्या इन मुद्दों को लेकर जनता में जो भावना है, जो नाराज़गी है, उसको वोट में बदल सकता है कि नहीं, वो हमारे सामने बड़ी चुनौती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और संगठन में जो हमें सफलता कर्नाटक में मिली,
जो सफलता हमें तेलंगाना में मिली, हम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उस सफलता नहीं हासिल कर पाए ना। तो संगठन में मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ये मुद्दे हैं। CSDS सर्वे ने भी यही दिखाया है कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पर हैं ये मुद्दे, प्राथमिकता के आधार पर क्या हमारा संगठन इसको वोट में बदलेगा, ये हम पर ही निर्भर करता है ना। नहीं बिल्कुल तो सही। चूंकि आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, यहाँ कम से कम 2 राज्यों में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है, तो मैं भी मान रहा था कि हम 2 जीतने वाले हैं। क्यों नहीं जीत पाए फिर? यह निराशाजनक नतीजा है। और बिल्कुल मैं तो मानकर चल रहा था, कई लोग मानकर चल रहे थे तीनों हम जीतेंगे, पर मैं सोच रहा था ठीक है, दो तो ज़रूर, एक तो बिल्कुल पक्का था। छत्तीसगढ़ तो हमारी उम्मीद ही नहीं थी। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जो नतीजा आया, वो जो हारा उसको भी उम्मीद नहीं था, जो जीता उसको भी विश्वास नहीं था कि वो जीतने वाले हैं। तो बड़ा अजीब सा नतीजा निकला छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में बदलता रहता है हर 5 साल, तो पर जिस मार्जिन से हम हारे ना, वो सिर्फ 1% है वोट शेयर। मध्य प्रदेश में जो मार्जिन था, ये बिल्कुल हमारे बहुत निराशाजनक था और ये हमारी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। हम मानकर चल रहे थे कि हाँ, ये कांटे का टक्कर है, जीतेंगे तो हम 10-15 सीट से, हारेंगे तो 10-15 सीट से, पर ये नतीजा हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। संगठन में बहुत कमियां थी। प्रचार में मेरे विचार में हमने जो ध्रुवीकरण की रणनीति थी, जो ध्रुवीकरण के आधार पर प्रचार किया गया था, उसका हमने ज़्यादा सही तरीके से और सही वक्त पर उसको नहीं पहचाना। राजस्थान में मैं काफ़ी राजस्थान की बातों में ज़रूर कर सकता हूँ। राजस्थान में हम पहचान नहीं पाए कि ध्रुवीकरण इतने गहराई में ज़मीन तक पहुँच गया है। उसका मुकाबला हमने सही वक्त पर नहीं किया। नहीं तो अब जो 3 राज्यों की आपने बात की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो वो तो जो प्रोजेक्शंस है वो तो बिल्कुल एक तरफा है कि नहीं, एक तरफा नहीं है। अगर आप प्रोजेक्शंस देखें, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मैं इस तरफ एक तरफा नहीं मानता हूँ। हम ज़रूर इस बार कई सीटें हम जीतेंगे, काफ़ी सीटें हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ राजस्थान में हम 15 से 20 सीटों में हम लड़ाई में हैं। मध्य प्रदेश में करीब 12 से 18 सीटों में हम लड़ाई में हैं। छत्तीसगढ़ हम 7 से 10 सीटों में लड़ाई में हैं। देखिए, अभी तो हम यही कह सकते हैं कि हम लड़ाई में हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जीतेंगे या मारेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो नतीजे आए वो निराशाजनक नतीजे थे, वो हमारे उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थे। थोड़ा मायूसी थी, उदासी थी, मनोबल ज़रूर गिरा कुछ वक्त तक, पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने निकाला, राहुल जी ने निकाला, उससे मनोबल बढ़ा, संगठन में एक नई जान आई, संगठन में एक नई उमंग देखने को मिला, एकजुट हुए हम लोग। तो हम इस चुनाव के प्रचार में जो लोग कह रहे थे इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद अभी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं है। जयराम, एक आंकड़ा बार बार कोट किया जाता है कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट का, कि पिछली बार 190 सीटों पर मुकाबला हुआ और आप सिर्फ 15 सीटें जीत पाए, 175, मतलब 10 में से 9 सीटें वो जीत गए। ये सब अरिथमेटिक है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये सब अरिथमेटिक है। कितने सीटें जीते हैं, कितने सीटें आ रहे हैं, डायरेक्ट मुकाबला कहाँ, इनडायरेक्ट मुकाबला। मैं आपको कह रहा हूँ, चुनाव के वक्त में पॉलिटिक्स, राजनीति जो है, प्रचार जो है, वो बहुत महत्व रखता है। और मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस बार हम गठबंधन में हैं। कई राज्यों में हमने इंडिया गठबंधन, मिसाल के तौर से उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में या बिहार में तो पहले ही से ही हम गठबंधन। नहीं, बंगाल में तो नहीं हो पाया गठबंधन। नहीं, बंगाल में हम तो वामपंथियों के साथ हमारा गठबंधन है ना, टीएमसी के साथ नहीं है। पर टीएमसी, वामपंथी और पार्टी और कांग्रेस तीनों मिलाकर इंडिया ग्रुप में है। हालांकि सीट शेयरिंग हमारा टीएमसी से नहीं हो पाया, आम आदमी के साथ 2-3 राज्यों में सीट शेयरिंग हुआ है। तो इस बार सीट शेयरिंग हुआ है और मैं समझता हूँ हमने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो मोमेंटम है उसको हमने बरकरार रखा है और मुद्दे भी आए हैं।
इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया है, करप्शन का मुद्दा आया है, महंगाई का मुद्दा आया है, पर हमारे संगठन पर ही निर्भर करता है। अगर हम हारेंगे तो संगठन की कमजोरी से हम जरूर जीतेंगे। तो अगर संगठन जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उसको वोटों में बदलेगा, और मैं समझता हूं कि संगठन ने इसको समझा है, हमारे नेताओं ने समझा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने समझा है, और उसी दिशा में हम जा रहे हैं। चूंकि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जिक्र किया और आप कह रहे हैं कि एक वसूली रैकेट सरकार ने चला के रखा है, तो प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया ANI को, उसमें उन्होंने उसका जवाब दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि 3000 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे, उसमें से 26 का इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें भी 16 लोगों ने चंदा दिया, और उनका क्लेम ये है कि उसमें 37% ही बीजेपी को मिला और 63% जो है ऑपोजिशन को मिला। मैं आपको बताता हूँ ना आंकड़े, अंतिम समय तक इन्होंने मना किया, ये जानकारी नहीं आनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो प्रधानमंत्री के इशारे पर तो चलते हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा हम नहीं दे सकते, हमको 30 जून तक समय चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा अभी जानकारी दो। हमने उसका विश्लेषण किया, सरकार ने विश्लेषण नहीं किया, हम लोगों ने विश्लेषण किया, और 4 तरीके अपनाए गए थे, 4 रास्ते थे इलेक्ट्रल बॉन्ड के रास्ते। एक था चंदा दो धंधा लो, दूसरा तरीका ये था कि ठेका लो घूस दो, पहले कॉन्ट्रैक्ट लो, बाद में उसके आधार पर करप्शन हुआ, तीसरा हफ्ता वसूली, और चौथा फर्जी कंपनी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 8,250 करोड़ मिले इलेक्ट्रल बॉन्ड से, इन 4 तरीकों से, इन 4 रास्तों से। हमारे हाथ, हमको भी मिला, हमको भी 1400 करोड़ मिला। आपका सवाल होगा भाई कांग्रेस को भी मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड, बिल्कुल सही, हमको भी मिला, पर हमारे हाथ में क्या ईडी है, हमारे हाथ में CBI है, हमारे हाथ में इनकम टैक्स है? क्या हम ठेका देते हैं एयरपोर्ट का, रेलवे का, पुल का, हाईवे का? ये सब नेशनल प्रोजेक्ट है। तो अरे क्या कैसे कैसे मिसल आए हैं? एक बीजेपी MP को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो बाद में 45 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स की जांच होती है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं और जांच बंद हो जाती है। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल गलत चीज़ कही। उन्होंने, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द यूज़ करता हूँ, इस ANI इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल झूठ कहा, बिल्कुल सच के विपरीत है। उन्होंने कभी नहीं ये माना कि ये जानकारी आनी चाहिए। अब तो कह रहे हैं नहीं, पर वो तो वो मेरे आप, वजह से जानकारी नहीं वो बात वो कह रहे हैं ना कि जो जिनकी जांच हुई उसने भी मेजॉरिटी पैसा जो है वो विपक्ष की कंपनियों को दी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ ना, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, प्रधानमंत्री के, ये सारे के सारे आंकड़े अभी वेबसाइट पर हैं उपलब्ध, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, आप भी जा सकते हैं। हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, वो कंप्यूटर प्रोग्राम को हमने पब्लिक भी कराए। कोई व्यक्ति इस कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर आप बता सकते हैं फलाना कंपनी कौन से पार्टी को दिया है, और उस कंपनी के खिलाफ कब रेड हुआ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब मिला, ये सब जानकारी है। नहीं तो जयराम, उन्होंने एक बात ये भी कही कि सब लोग इसको अफसोस करेंगे कि ये बंद हो गया, तो इलेक्ट्रल फिर फंडिंग कैसे होगी? क्योंकि उन्होंने एक मिसाल दी कि बीजेपी जब चेक से पैसा मांगती थी तो लोग नहीं देते थे। हमने 2019 के मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोई पारदर्शिता नहीं है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड ये एक घोटाले का रास्ता खोलेगा। हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि एक नेशनल इलेक्शन फंड हो, और नेशनल इलेक्शन फंड के द्वारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को वित्तीय समर्थन मिले। वो हम उसी आइडिया को समर्थन करते हैं। पहले से हम क्या कह रहे हैं कि नेशनल स्टेट फंडिंग होना चाहिए। नहीं, पर आपने इलेक्ट्रल ट्रस्ट भी लाया था, आप ही की सरकार ने इलेक्ट्रल ट्रस्ट जो स्कीम लाई थी वो भी सफल नहीं। इलेक्ट्रल ट्रस्ट तो है, अभी भी इलेक्ट्रल ट्रस्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़े कंपनियां इलेक्ट्रल ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पर इलेक्ट्रल बॉन्ड जब लाया गया था, हमने इसका बिल्कुल विरोध किया था। पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया था, पार्लियामेंट के बाहर विरोध किया था, और 2019 के घोषणा पत्र में हमने ये कहा था कि ये घोटाले का रास्ता है, इसके खिलाफ है, हम इसको बंद करेंगे, और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हम इसका एक ढांचा बनाएंगे, और एक आम सहमति बनाकर स्टेट फंडिंग के लिए हम एक
कोष खोलेंगे, मानेंगे कि स्टेट फंड होगा। कई राज्यों में ऐसे, ये आप कई लोग जो देशों में बार ऐसे बार ही होता है। आप लोग जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है, इसके आंकड़े भी अखबारों में आए कि भाई 95% जांच जो है विपक्षी नेताओं की हुई 10 सालों में। 2 मुख्यमंत्री जेल में गए लेकिन हैं, इसका 2 जो काउंटर, मुख्यमंत्री। इसका जो जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि कुल मामलों के सिर्फ 3% मामले राजनेताओं पर है, तो हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और 25 में से 23 ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ जांच हो रही है, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जांच बंद हो जाता है। एयर इंडिया का मिसाल लीजिए ना, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री कहा करते थे 10 बड़े घोटाले हुए हैं मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में, और एक सबसे बड़ा घोटाला है एयर इंडिया घोटाला, और ये सीएजी का रिपोर्ट वो पेश करते थे जनता के सामने। और उन्होंने कहा था कि ये बहुत करप्शन, घूस का एक बहुत बड़ा मिसाल है। क्या हुआ? 10 दिन 3-4 हफ्ते पहले सीबीआई ने घोषणा की कि केस बंद। क्यों? क्योंकि तत्कालीन जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कि वो एनसीपी जो बीजेपी का समर्थन कर रही है उस एनसीपी में शामिल हो गए हैं, तो सीबीआई ने केस बंद कर दिया उसका। और कई ऐसे नेता हैं, अजीत पवार के खिलाफ केस बंद हुआ है, हमारे असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। तो एक जो ये हम कहते हैं ना हंसी मजाक में, पर ये हकीकत है, ये बड़ा सबसे बड़ा ब्रांड हमारा देश में वॉशिंग मशीन का बीजेपी ब्रांड वॉशिंग मशीन है। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आपके खिलाफ सीबीआई जांच होती है, आपके खिलाफ ईडी जांच होती है, बीजेपी में आप शामिल हो जाते हैं, तब आप साफ हो जाते हैं, सब दाग छूट जाती है। ये राजनीतिकरण हुआ है इन संस्थाओं, ये जो नहीं, पर वो तो आपके कार्यकाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई तोता बना रखा है, पिंजरे में कैद है। कहाँ हम लोग, कितने मुख्यमंत्री जेल में हम लोगों ने डाला, बताइए कितने ऐसे जांच हुए हैं। और पहले आप गिरफ्तार करो, बाद में आप चार्ज फ्रेम करते जाओ, चार्ज फ्रेम करते, अरे पहले चार्ज तो फ्रेम करो, क्या आरोप है, और उस आरोप के आधार पर आप गिरफ्तार करो। आप क्या कर रहे हैं? आप पहले गिरफ्तार कर रहे हो, बाद में आप कह रहे हो ये चार्ज है, ये आरोप है। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये आरोप है। यही तो हो रहा है आज। तो ये प्रतिशोध की राजनीति जो है ना, ये उत्पीड़न की राजनीति है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, और ये संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ है धमकी देने के लिए, भय देने के लिए, डराने के लिए। हम कोई राजनीतिक पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती, हमारे खिलाफ 4,000 करोड़ का नोटिस आया है। अगर वही मापदंड अपनाएंगे कि हमारे खिलाफ जो जांच हुई है वही मापदंड अपनाए, तो बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए का नोटिस देना चाहिए था। वो नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को 3,800 करोड़ का नोटिस मिला इनकम टैक्स का। चूंकि आप ईडी की बात कर रहे हैं जयराम, तो जो पीएमएलए कानून में संशोधन हुआ, बड़ा संशोधन हुआ 2012 में, वो आप ही की सरकार ने किया। नहीं, बड़ा ये गलत कह रहे हैं। संशोधन होते आ रहे हैं, हमारे सरकार के समय भी हुआ था, पर 2016-2018 के बजट में जो पेश किया गया था वही तो खतरनाक संशोधन थे। उसी संशोधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अफसरों के हाथ में इतने भयंकर अधिकार दिए गए हैं, और वो तो सरकार के अनुसार, जो सरकार है उनके अनुसार ही, वो तो सब कठपुतलियां हैं। ये सब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब तो सारे कठपुतलियां हैं। तो आपके घोषणा पत्र पर हम आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है। तो आज ही प्रधानमंत्री ने तमिल अखबार को इंटरव्यू में ये कहा कि ये तो रेवड़ियाँ बांट रहे, क्योंकि इनको पता है कि सरकार में आने वाले नहीं है, तो इसलिए रेवड़ियाँ दी जा रही है। पॉपुलर जब हम कुछ वादा करते हैं वो रेवड़ियाँ हैं, जब प्रधानमंत्री करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाता है। ये रेवड़ियाँ की परिभाषा क्या है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उनकी परिभाषा के आधार पर वो भी रेवड़ी होनी चाहिए। पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या? ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा कानून जो बना था 2013 में, जिसका विरोध प्रधानमंत्री ने किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज उसका श्रेय ले रहे हैं और उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रख दिया है, और वो रेवड़ी नहीं है। अच्छा, रेवड़ी आप जब टैक्स काटते हो बड़े बड़े कंपनियों के लिए, वो रेवड़ी नहीं है। जब टैक्स छूट देते हो ना बड़े बड़े कंपनियों को, निजी कंपनियों के लिए, ताकि वो निवेश करें,
वो निवेश अभी नहीं हो रहा है पर आपने टैक्स कट कर दिया, वो रेवड़ी नहीं है। किसानों के लिए आप जो कुछ करेंगे, एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा करेंगे या कर्जा माफ़ी का वादा करेंगे, 16 लाख करोड़ आपने माफ़ कर दिया पूंजीपतियों का, पर किसानों का आप करेंगे तो आप कहेंगे ये रेवड़ी है। तो ये प्रधानमंत्री ये अवसरवादी शब्द जो इस्तेमाल करते हैं बस। नहीं, पर अन्न देना तो जयराम, जो मैंने रिजर्व बैंक की पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये कहा गया था कि भाई जो से शिक्षा है या स्वास्थ्य है या फूड है, ये सब मेरिट सब्सिडी, मतलब इसको आप रेवड़ी नहीं या फ्रीबीज नहीं कह सकते। तो वो अन्न देने में तो क्या ही बुराई आपकी, जब अन्न भंडार इतने भरे तो हमने तो शुरू किया था, हम ये शुरुआत तो हमारे समय, ये कानून तो हमारे समय बनाया गया था 2013 में। और मैं कह रहा हूँ ना, ये इसी प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून का इन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की थी जब प्रधानमंत्री बने। पर कोविड के समय वो पहचान गए कि सरकार के हाथ में राहत पहुंचाने के लिए दो ही हथियार हैं, एक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून और दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। वो पहचान गए, वो जान गए। तो जो जिसकी आलोचना की थी उन्होंने, अभी उनका श्रेय लेने में लगे हुए हैं। नहीं, तो चूंकि आपने ये बात की, तो जो 1 करोड़ की नौकरी पक्की ये वाली बात कही गई है, तो लोग ये पूछ रहे कि कोई इसका कोई हिसाब नहीं, नहीं। ये 30 लाख जो नौकरियां हैं सैंक्शन पोस्ट हैं। नहीं, 30 लाख की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो अप्रेंटिसशिप की बाट कर रहा हूं। अप्रेंटिसशिप तो है, अभी भी अप्रेंटिसशिप के परियोजनाएं चल रहे हैं, लागू है। 1961 में एक कानून बना था, हम उस कानून को और मजबूत बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो कोई डिप्लोमा लेता है, जो कोई डिग्री लेता है, उसको 1 साल का अप्रेंटिसशिप गारंटी होगा। वो गारंटी 1 साल अप्रेंटिसशिप है। और जो 30 करोड़ जो पोस्ट हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो तो पोस्ट सैंक्शन हुए हैं। ये 30 लाख जो पोस्ट हैं, ये सैंक्शन पोस्ट हैं, ये नए पोस्ट नहीं है, ये नए पद नहीं है, ये पद सैंक्शन हुए हैं पर भरे नहीं गए हैं। तो एक और जो आरोप बार बार प्रचार में बीजेपी की तरफ से लगता है कि भाई सनातन धर्म की कांग्रेस विरोधी है, और इसका जवाब आज प्रियंका जी ने सहारनपुर में बड़े प्रभावशाली ढंग से दिया है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे ओर से किसी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जो अपमानजनक माना जाए। हमारे पार्टी के कोई नेता, कोई कार्यकर्ता ने इसके बारे में इसको कोई जिक्र नहीं किया। ये बार बार झूठ दोहराते हैं। इनका ये मानसिकता है ना, जब बार बार एक झूठ दोहराते जाओ तो लोग उसमें विश्वास करते रहेंगे। ये बिल्कुल गलत है जो प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, पर अयोध्या में जब आपने निमंत्रण ठुकराया तो ये बात, हमने क्यों ठुकराया? हमने क्यों, क्या कहा? 22 जनवरी को खरगे जी और सोनिया जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धर्म एक निजी मामला है, आस्था का विषय है, सम्मान करते हैं हम लोग, सब राम भक्त हैं, राम की पूजा होती है, हमारे देश में राम की पूजा सब लोग करते हैं। और हमारे इतिहास में, हमारी सभ्यता संस्कृति में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहाँ देखिए ना, ये देखिए ना, ये क्या है? रामचरितमानस, ये सब देखिए ना, ये क्या है? राम, हम राम के पुजारी हैं, हम लोगों ने कहा। पर ये 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था। एक ही राजनीतिक व्यक्ति के आत्मगौरव के लिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के आत्मगौरव के लिए किया जा रहा है। हम जानते हैं इसका संदर्भ क्या है। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम वहाँ आए, पर इसका माने नहीं है कि हम राम भक्त नहीं हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम लोग सब राम पुजारी हैं, हम राम व्यापारी नहीं हैं। धर्म का राजनीतिकरण में हम विश्वास नहीं रखते। धर्म की राजनीतिकरण करना और उससे फ़ायदा उठाना कांग्रेस पार्टी की नीति कभी नहीं रही है। पर बीजेपी हमेशा धर्म, जिस भाषा का इस्तेमाल होता है चुनाव के वक्त, सारे धर्म को लेकर विभाजनकारी भाषा जो इस्तेमाल की जाती है, खाने के बाद के बारे में भी जो भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, तो आप लोग एक आरोप सरकार पे लगा रहे हैं कि सरकार दोबारा चुन के आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी या बदल देगी। अब उसका जवाब मैं नहीं कह रहा हूँ, आनंद हेगड़े कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद ज्योति मिर्धा कह रही है, बीजेपी के उम्मीदवार
नागौर में, और 2-3 लोग जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं। आरएसएस के कई नेताओं ने कहा है कि ये संविधान चलेगा नहीं नए भारत में। तो बार बार यही तो हम कह रहे हैं, संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान के जो सिद्धांत हैं, जो मूल आधार है, जो पंथ निरपेक्षता है, सर्वधर्म समभाव, या ये कहें कि सामाजिक न्याय, आरक्षण को लेकर, ये सब हम नहीं कह रहे, ये तो उन्हीं के लोग कह रहे हैं, आरएसएस के नेता ने ही कहा। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जवाब ये दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर आ जाए तब भी वो बदल नहीं सकते। प्रधानमंत्री बोलना बहुत आसान है, प्रधानमंत्री के बोलने में और जो कथनी है और करनी है, जमीन आसमान का फर्क है। वो कुछ भी बोल लेते हैं, पर असलियत क्या है, हकीकत क्या है, कि हम बार बार कई लोगों से कहलवाते हैं, खुद तो कहते नहीं है। आर्थिक सलाहकार बिबेक डिब्रॉय ने कहा यह संविधान का समय हो चुका है, अनंत हेगड़े ने कहा ये समय हो चुका है, ज्योति मिर्धा ने कहा है 400 पार इसलिए कि ताकि संविधान बने। तो ये सब कोई फ्रिंज एलिमेंट तो नहीं है, ये लोग सब मुख्यधारा नहीं, पर वो तो उसको खंडन कर रहे हैं। कल भी बिहार में रणनीति समझिए ना, दूसरे लोगों से कहलवाओ, बाद में खंडन करो। दूसरों लोगों से कहलवाओ, खुद मत कहो, पर बाद में उसका खंडन करो, ताकि आपकी छवि बनी रखे कि मैं संविधान का संरक्षक हूं। पर मन में क्या है, नियत क्या है कि नए संविधान लाना जरूरी है। तो ये 2 सवाल है मेरे, एक इंडिया गठबंधन को लेकर पहले मैं बात करूंगा, और कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहले हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते कि हर हफ्ते कोई ना कोई आपके नेता छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आपके, खास करके कई लोग अब कांग्रेस में आ भी रहे हैं। पर जा भी रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो आपके जो आने जाने का मौसम है, ये आने जाने का सीजन है ना, ये आने जाने का है। कई लोग जाते हैं, कई लोग आते भी हैं, कई लोग आए भी हैं, कई राज्यों में आए। बड़े बड़े नेता, मान लीजिए आपके एक मुख्यमंत्री अशोक चौहान चले गए, बड़े, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टर, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस पार्टी में आए थे, हालांकि अभी नहीं, चले भी गए। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि बात, मेरा कहने का आना जाने से कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब लोग जाते हैं हमारे पार्टी से, जो अनुभवी लोग हैं, जिनको पार्टी ने पद दिया है, सम्मान दिया है, पहचान दी है, कुछ उदासी होती है, मायूसी होती है, पर जब वो जाते हैं, हजारों युवाओं जो हैं संगठन में, उनको नए मौके के जो दरवाजे खुलते हैं ना, नए दरवाजे, नया मौका मिलता है उनको पार्टी संगठन में बढ़ने का। ये लोग ज़मींदार के माफिक ठेका लेकर बैठ गए थे, पर ये चले गए हैं। और दूसरी बात ये भी मानना पड़ेगा कि कई लोग जो गए हैं, उनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, उनको धमकाया गया, डराया गया। मैं कोई नाम नहीं लूँगा, पर कई ऐसे नाम हैं, जाने माने नाम हैं, जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, सब कुछ मिला पार्टी, उनके योग्यता से भी ऊपर हटकर उनको सब कुछ पार्टी ने दिया, पर अभी उनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो राहुल गांधी ने जो शिवाजी पार्क में नाम लिया था, एक नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था भाई एक नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना सही नहीं है। कई मैं कह रहा हूँ ना, कई लोग गए हैं, उदास, मैं भी उदास हुआ हूँ, मायूसी हुई है, मेरे अच्छे दोस्त थे, पर मैं जानता था क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। देखिए ना, डरो मत, वो डरे हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन जो है, ये जिस तरह से शुरू हुआ था पिछले साल जून में जो हुआ था, और बारी बारी जो है आपके साथी बिछड़ गए, मतलब 2 ही 28 में से सिर्फ 2, एक ने पलटी मारा, पलटी मारना उनके खून में है, बार बार पलटी मारते रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और आरएलडी। और आरएलडी की बात सुनिए, नहीं, ममता बनर्जी अलग बात, मैं ममता बनर्जी की बात करूंगा। आरएलडी तो गया, पर एएलडी जो असली लोकदल है, चरण सिंह का लोकदल, वो हमारे साथ है। आज सुबह राहुल जी और अखिलेश यादव जी गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में लोकदल के नेता शामिल थे। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई थी, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा,
हमारा स्वागत किसने किया? लोकदल ने किया। चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बैनर और होर्डिंग थे। तो आरएलडी तो गया होगा, पर असली लोकदल तो हमारे साथ है। ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन से बाहर हूँ। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन में हूँ, पर कुछ कारण हैं कि हम सीट शेयरिंग कांग्रेस के साथ नहीं कर पाए, और वो हकीकत है। हम आखिरी वक्त तक हमने कोशिश की, पर हो नहीं पाया। तो हमारा वामपंथियों के साथ कुछ सीट शेयरिंग समझौता हुआ है, पर ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन में हूँ। ऐसा नहीं कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन से बाहर हूँ, एनडीए से बाहर हूँ। कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं मैं इंडिया में गठबंधन में नहीं हूँ, मैं इंडिया गठबंधन में नहीं हूँ। ममता बनर्जी ने नहीं ये कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है मैं इंडिया गठबंधन में हूँ। टीएमसी इंडिया गठबंधन का एक अटूट अंग है, पर सीट शेयरिंग हम एक दूसरे के साथ खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं दक्षिण भारत पे अगर जाऊँ जयराम, जहाँ पर आपकी तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, लेकिन अब तक हमने ट्रेंड ये देखा कि पिछली बार भी 2018 में आपकी सरकार थी, लेकिन लोकसभा में जो आपकी दोनों राज्य तेलंगाना में भी और कर्नाटक में भी यहाँ वापस वोट हुआ। इस बार ही आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में और तेलंगाना में हमारे 3 सीटें हैं। ऐसे तो देखा जाए 17 सीटें हैं, उसमें से 3 हमारे हैं। कर्नाटक में 28 में से हमारा 1 है। आप देखेंगे हमारा जो प्रदर्शन होगा कर्नाटक और तेलंगाना में, वो जो विधानसभा के चुनाव में है, विधानसभा चुनाव को दर्शाएगा। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में हमें प्रचंड बहुमत मिला और लोकसभा में बीजेपी के सांसद चुने गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस बार कर्नाटका में और तेलंगाना में भी हमारे राज्य सरकारें जो हैं, जो हमने वादे किए थे, गारंटी हमने दी थी, हमारे नेताओं ने दी थी, हमारा संगठन ने जो दिया था, उसको लागू किया गया है, और उसी के आधार पर हम सीट जीतेंगे इस बार। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे हमारे मतदाता जो हैं कभी कभी विधानसभा में एक पार्टी को चुनते हैं और लोकसभा को दूसरे पार्टी को बहुमत देते हैं। पर इस बार मैं कहूँगा, हमारा जो, मैं अनुमान नहीं कहूँगा, मैं हमारा विश्वास है कि तेलंगाना और कर्नाटका में भी वही देखेंगे आप जो आपने विधानसभा के समय देखा था, विधानसभा चुनाव के समय देखा था। हालांकि पोल के प्रोजेक्शन इसी तरह से नहीं आ रहे हैं, ये एक नहीं, मैं आपको कर्नाटक के बारे में कई पोल, मैंने कहा ना, आप मुझे संस्था के नाम बताओ, मैं आपको पोल दिखाऊंगा। मैं आपको कर्नाटक में कई ऐसे पोल दिखाऊंगा जो एक पोल हमें 18 सीट दे रहा है, उसका प्रचार तो नहीं करेंगे नेशनल मीडिया। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, एक नेशनल माहौल बन गया है ना मीडिया में, ये पोल, बाद में पोल ऑफ पोल्स होगा। इस पर मैं कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, भरोसा नहीं है मेरा इन पोलों का। ओपिनियन ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा ना, ओपिनियन ज़्यादा है, पोल कम। नहीं, तो 2 मुद्दे आखिर में रहते हैं। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईवीएम को लेकर आप भी मुखर है कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को कि आपको मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। 10 महीने से हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि हम एक दस्तावेज पेश करें कि 100% वीवीपैट हो। ये हमारी मांग थी, इंडिया पार्टी की मांग थी। 23 मई से हम मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ईसीआई एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, जिम्मेदारी उनकी है, निर्णय वो लेते हैं। आप 10-15 मिनट टाइम दे दो, मिल लो, दस्तावेज ले लो, और क्या कहोगे आप कहोगे कुछ नहीं, आप कहोगे हाँ हम देखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, बस खत्म हो जाता मामला। हम इनसे मिलने से इनकार कर रहे हैं, वही मेरी आपत्ति यही है। नहीं, पर ईवीएम आप ही ने लाया। मई महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बताएं कि क्या खामियां हैं, क्या लोगों के मन में क्या डर है, क्या आशंका है कि हम लोग बटन यहाँ दबाते हैं और लाइट और कहीं आता है, और कोई किसी और पर रजिस्टर होता है। वीवीपैट को लेकर, ये पेपर ट्रेल को लेकर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, यही तो हमारी मांग थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जब सुनवाई पिछली बार भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कहा था कि भाई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने एक मॉडल बनाया था और
मैंने जो उनके एफएक्यूज पढ़े हैं कि करीब 4 करोड़ वो कह रहे हैं हम वीवीपैट की गिनती कर चुके हैं और वो मैच हुआ है, मतलब जो ईवीएम का रिजल्ट था वही वो बड़ा पर्याप्त सैंपल है कि हमने 3 से 4 करोड़ वीवीपैट के मैचिंग किया और वो सही निकला। तो आप ही ने ईवीएम की मतलब एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही शुरुआत हुई थी। कई कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, वो नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि ये शुरुआत तो आप ही राजीव गांधी की। हो गया ना, हुआ था, सही है बात। हमने हमारे समय जब गिल साहब इलेक्शन कमिश्नर थे तभी हुआ था। पर मैं कह रहा हूँ ना, कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कई खतरे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा है। हाँ, हालांकि कई नेता हैं जो कहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर औपचारिक तौर से मैंने कभी ये नहीं कहा है। औपचारिक तौर से इंडिया गठबंधन ने कभी नहीं कहा है कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने यही कहा है कि वीवीपैट मैचिंग होना जरूरी है। और ये मामला ये तो वही वाली बात होगी, पुरानी वाली बैलेट पेपर टाइप अरे हाँ, तो मैचिंग तो कीजिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट में शायद उन्होंने कहा कि 12 दिन लग जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट, तो यार 2-3 दिन लगेंगे तो और क्या, आपको इमीडिएटली आपको नतीजा चाहते हैं। 1-2 दिन आप इंतज़ार नहीं करते। अगर 1 दिन लगेगा, अगर 2 दिन लगेगा, आप इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, इस पर विश्वास होना ज़रूरी है। और कई लोग मानते हैं, हम भी नहीं मान रहे, विशेषज्ञों का मानना है, कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इसमें खतरे हैं। जो प्रोग्रामिंग कोड होता है, आपने प्रोग्रामिंग कोड किसी को जानकारी मांग कर रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो कमर्शियल वो कंपनी पर निर्भर करता है, वो सही है। पर आप जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको विश्वास दिलाइए। और विश्वास दिलाने का एक तरीका, एक रास्ता वीवीपैट है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि वायनाड में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनसे सवाल भी पूछा गया, तो ये एक स्पेकुलेशन है कि जब 26 अप्रैल को वहाँ चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद में वो अमेठी के लिए नामांकन भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो सीईसी तय करेगा, जो पार्टी मुझे आदेश देगी, मैं उसका पालन करूंगा। ये बार बार उनसे ये सवाल पूछा गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी यही सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा देखिए, सीईसी जो तय करता है मैं उसका पालन करूंगा। पर अगर आप मुझे पूछ रहे हैं क्या संगठन चाहता है वो लड़े, ज़रूर संगठन चाहेगा वो लड़े। क्या आप मुझे पूछ रहे हैं कि वहाँ के लोग चाहते हैं, मैं अमेठी में था, मैं रायबरेली में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, मैं कई लोगों से मिला, छोटे किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों से मिला, और सभी ने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, 2024 में आप राहुल भैया को लाइए वापस। मैंने कहा मेरे हाथ में तो नहीं है, पर मैं उन तक आपकी जो भावना है मैं ज़रूर पहुँचाऊँ। नहीं, पर अगर संगठन चाहता है तो फिर सीईसी को भी क्या कौन रोक सकता है? सीईसी तो संस्था है ना, सीईसी एक संस्था है। हम एक परंपरा के आधार पर, एक प्रणाली, एक प्रक्रिया के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, वो सीईसी निर्णय लेगा। क्योंकि वो आरोप स्मृति ईरानी भी लगा रही कि भाई भाग गए, भाग खड़े हुए। स्मृति ईरानी बोलती रहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बोलती रहें, पर जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, सीईसी निर्णय लेगा। और राहुल जी पर पहले अगर लड़ना भी तो फिर पहले घोषणा करने से क्यों हिचका रहा है काम? नहीं, अभी देखिए, अभी वो प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। केरला में भी चुनाव 26 तारीख को होने वाले हैं। सही वक्त पर उन्होंने आज जवाब दिया, सही। और ये पहली बार जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरी बार जवाब दे रहे हैं। पर मैंने कहा ना, अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं व्यक्तिगत रूप से और एक प्रभारी, एक पदाधिकारी हूँ संगठन में, उस रूप से क्या मैं चाहता हूँ लड़े, बिल्कुल हम चाहते हैं वो लड़ें, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जयराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस साक्षात्कार के लिए।